बच्चों, अब चौथे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं समतल का अभिलंब रूप सदिश समीकरण के रूप में आपने देखा था r डॉट एन इक्वल टू पी। इसका हम कार्टेशियन फॉर्म में रूपांतरण कर रहे हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि बात वही है कि m बिंदु है जिसको OM से मिलाने पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई OM इज इक्वल टू P है। चित्र में आप देखिए ध्यान से। और एक P चर बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हमने चित्र में शो किया है और उसका इसी सदिश OP इज इक्वल टू R वेक्टर है। और नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में आप जानते हैं वो है r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो निश्चित रूप से OM वेक्टर जो होगा वो पी एन कैप होगा और OM की लंबाई मैग्नीट्यूड में p है तो OM वेक्टर जो है पी एन कैप होगा। और आपको ये भी मालूम है कि OM उस पर समतल पर लंबवत है और MP एक सदिश है। चूँकि P समतल पर है और MB समतल पर है तो MP सदिश जो होगा वो समतल पर होगा और OM समतल पर लंबवत होगा। तो OM लंब है MP पर। तो आपको वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल वेक्टर फॉर्म मिला था r डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। पी OM की लंबाई है और r के जगह यदि हम पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में लें और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम है 0, 0, 0 होते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर r के जगह हम लिख रहे हैं इन ब्रैकेट xi प्लस yj प्लस zk डॉट और यूनिट वेक्टर के अलोंग जो OM वेक्टर है वो OM वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं दिक् को जाए LMN है। तो निश्चित रूप से n कैप के जगह हम LI प्लस MJ प्लस NK इज इक्वल टू P और इसका अदिश गुणा करना आपको मालूम है कि I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है। तो इसलिए LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि किसी भी सदिश समीकरण को जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में था जो समीकरण नंबर 1 में दिखाया गया है और हम उसको कार्तीय रूप में LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P में बदल सकते हैं। बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आप समझ गए हैं। कुल मिला के हमने ये समझा कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। तो दो समतल हैं, समतल 1 और 2 आप चित्र में देखिए और वो समतल के इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। r डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 और दूसरा समतल का सदिश समीकरण है r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। और आपको मालूम है कि दो समतलों के बीच का कोण थीटा होता है तो उनके अभिलंब, जो उनके ऊपर अभिलंब है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, अभिलंब वेक्टर n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो निश्चित रूप से दो समतलों के बीच का कोण जब सदिश रूप में समीकरण दिए गए हों तो आपको मालूम है कि n1 और n2 के बीच का एंगल भी थीटा होगा क्योंकि समतल के बीच का एंगल भी थीटा है। तो n1 डॉट n2 इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ n1 लेंथ ऑफ n2 कॉस थीटा, माने मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2, यानी लेंथ ऑफ n1 लेंथ ऑफ n2। तो कुल मिला के आपने ये समझा कि समतलों के बीच का कोण थीटा है तो उनके अभिलंब वेक्टर n1 और n2 के बीच का कोण भी
वही होगा और वो होगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट वेक्टर में और n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। बच्चों आप जानते हैं कि जब समतल के समीकरण दिए हों r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और दूसरा समतल है जिसका सदिश समीकरण है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। आप जानते हैं कि अब समतल पर अभिलंब वेक्टर है n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। तो समतल के बीच के का कोण निकालने के लिए हमें उनके अभिलंबों के बीच का कोण निकालना पड़ता है। सामान्यतः बच्चे यही गलती करते हैं कि हम वो समझते नहीं हैं कि समतल के दूसरे कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि समतल के बीच का कोण यानी उनके अभिलंबों के बीच का कोण होता है। बच्चों समतलों के बीच का कोण वही होता है जो उनके ऊपर जो अभिलंब आपको नज़र आ रहे हैं, ये n1 n2 ये सदिश रूप में है, और ये इनके बीच का कोण वही होगा जो समतलों के बीच का कोण होगा। आप यहाँ देखिए कि मैं समतल को घुमा रहा हूँ तो उन निश्चित रूप से उनके बीच का कोण बदल रहा है। आप ध्यान से देखिए समतल के बीच का कोण बदल रहा है तो उनके अभिलंबों के बीच का कोण भी बदल रहा है, और समतल के बीच का कोण वही है जो उनके अभिलंबों n1 और n2 के बीच का कोण है।